हेलो एवरीवन, फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ललित और मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताऊंगा। भौतिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर्स हैं 12th क्लास के सब मैं ही कवर करवाऊंगा आपके लिए। तो आपको ले चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं और आपको ले चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। कम से कम 4 चैप्टर्स इसमें हैं जो हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ेंगे। 4 चैप्टर्स आते हैं स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, ठीक है। देखो, इसके अंदर जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी के अंदर वो है विद्युत क्षेत्र। ये मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि जो भौतिक विज्ञान में शुरुआती चैप्टर्स हैं वो उनका क्या का नाम है और वो किससे जुड़े हुए हैं। तो पहले के 4 पार्ट आपके स्थिर वैद्युतिकी से जुड़े हुए हैं और उसके अंदर पहला जो उसका पार्ट है वो है विद्युत क्षेत्र। उसका जो दूसरा पार्ट है वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम, ठीक है। जो तीसरा पार्ट है वो है विद्युत विभव। और विद्युत विभव के बाद में जो चौथा पार्ट है वो है धारिता, ठीक है बच्चों। धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटेंस कहते हैं और विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं इन सब से और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ओके बच्चों, विद्युत क्षेत्र पहला पार्ट है चैप्टर का नाम है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नंबर है 9610587558, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई भी आपका डाउट हो, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं फेसबुक पे भी आप मेरे को सर्च कर सकते हैं, ललित योगी के नाम से है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा विद्युत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है बच्चों कि विद्युत क्या होती है, बताओ। विद्युत होती है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शुरुआत होगी, कहाँ से शुरुआत होगी बच्चों? आवेश से शुरुआत होगी। आवेश के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि सब कुछ किस पे निर्भर करता है? आवेश पे निर्भर करता है। तो चलिए पहले आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इसमें सब हेडिंग लगाएंगे और जो पहली है सब हेडिंग लगेगी वो क्या होगी बच्चों? वो होगी विद्युत आवेश, ठीक है। और विद्युत आवेश को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश मतलब चार्ज इंग्लिश में कहते हैं। चलिए देखो, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के समझाऊंगा, ठीक है। इस पार्ट के अंदर हम डेरिवेशन भी करेंगे, इस पार्ट के अंदर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ फॉर्मूला सूत्र भी वगैरह भी आएंगे, सब के सब बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलो आवेश के बारे में बात करते हैं। अभी को आवेश क्या होता है? देखो, अगर मैं आपको आवेश के बारे में बताऊं तो आवेश क्या होता है? देखो, आवेश होता है जब भी किसी वस्तु या किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए जाए या लिए जाए तो आवेश उत्पन्न होता है। जैसे आपके पास में मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आवेश कहलाता है। जब हम इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन बच्चों नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज इस वस्तु को देंगे तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा? इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम कहेंगे कि इसको ऋणावेशित कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी वस्तु को
यह वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो क्या होगा बताओ। जब मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ये बाहर आ गया तो वस्तु कैसे हो जाएगी, ये धनावेशित हो जाएगी। ये हो जाएगी धनावेश आ जाएगा इसके ऊपर। तो ऋणावेश और धनावेश, तो इससे हमें ये भी पता लग गया कि आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अच्छा, तो आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इसे हम आवेश कहते हैं। और हमें ये मालूम चल गया कि आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, और 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है धनावेश, धनावेश, और दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा है ऋणावेश। ठीक है, तो इसके अलावा कोई प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता। ऋणावेश नेगेटिव चार्ज होता है और धनावेश पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन देना या लेना, इस प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु को चार्ज देना आवेशन कहलाता है। तो मैं आपको आवेशन की विधियाँ बताऊंगा कि किस तरह हम किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेशन की विधियाँ। ठीक है ना बच्चों, कि किस तरह हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, उसको आवेशन कहते हैं। और आवेशन की विधियाँ, तो देखो हमारे सिलेबस में 3 तरह की आवेशन की विधियाँ हैं। पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन। अब देखो घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है, मैं उसको समझाऊंगा। देखो बच्चों, हम सब ने बचपन में यह एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक स्केल लिया होगा और उसको सर पर रगड़ा होगा। स्केल को सर पर रगड़ने के बाद में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और हमारा स्केल आवेशित हो जाता है। फिर जब उसको आवेशित स्केल को छोटे छोटे पीसीस के पास में लेके जाता हूँ तो वो उससे चिपक जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट सब ने किया हुआ है बचपन में। अब उस टाइम तो इतनी समझ थी नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन आज आपको मालूम चला कि वो आवेशन की एक विधि थी। तो घर्षण में क्या होता है, घर्षण में हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ लगाते हैं। ठीक है, रगड़ते हैं, ठीक है ना। 2 वस्तुएं आपस में इस तरह रगड़ी जाती हैं। जब इस तरह रगड़ी जाएंगी तो क्या होगा, एक बॉडी, मान लो इस वस्तु को मैं इस रगड़ रहा हूँ, तो क्या होगा, जब आपस में घर्षण उत्पन्न होगा तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगी। तो उस केस में क्या होगा कि इसके मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आवेशित वस्तुएं हो गई। ठीक है, ये तो पहला मेथड था हमारा। दूसरा मेथड जो है इसके अंदर है वो है चालन या स्पर्श द्वारा, स्पर्श द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, देखो स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होता है, देखो तो हम क्या करते हैं मान लो हमारे पास में एक बॉडी है ए, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आपके पास में दूसरी बॉडी है बी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, और हम इस बॉडी बी को आवेशित करना चाहते हैं। किसकी मदद से, ए की मदद से। और कौन सी विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। तो हम क्या करते हैं, स्पर्श लिख रहा है इसके अंदर, तो इसको इससे स्पर्श करवाएंगे, ठीक है, टच करवाएंगे। तो देखो हुआ क्या, ये बॉडी ए इधर है, इस बॉडी जिसमें प्लस आवेश है इसको हम बी से टच कराएंगे। तो जब आप दोनों स्पर्श करेंगी तो ये आवेश है दोनों बॉडी पे आ जाएगा, है ना। और फिर अलग अलग कर दो आप इनको, फिर आपने ए अलग कर दी वापस और बी वापस अलग अलग कर दी, और जो आवेश आया है वो बना रहेगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ हमने स्पर्श के माध्यम से वस्तुओं को आवेशित कर दिया। तो इस विधि को स्पर्श या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। तो बच्चों एक काम कीजिए,
आप ये पूरा उतार लीजिए, फिर मैं पेज पलट के आगे बढ़ूँगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अब देखो ध्यान से। अब जो तीसरी हमारे पास में विधि आई है, तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण क्या होता है, ये समझो इस चीज़ को। प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन। और यहाँ पे हम दो वस्तुओं को टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं किया जाएगा, बिना स्पर्श किए हम आवेशित करेंगे वस्तुओं को। अब कैसे करते हैं वो समझो इधर। मान लो मैं एक बॉडी ये लेता हूँ जिसके ऊपर धनावेश है, और दूसरी बॉडी में बी लेता हूँ जिसको हमें आवेशित करना है। तो इस प्रेरण विधि में हम क्या करते हैं, इस ए जो आपके सामने वस्तु है इसको बी के पास लेके जाते हैं। हम क्या करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं होगा, स्पर्श नहीं है, प्रेरण है, टच नहीं करेंगे हम, इसको बस पास में लेके जाएंगे। तो आपके सामने ए है और ये आपके सामने थोड़ी बी है, ठीक है। जब हम पास लेके गए इस वस्तु को तो होगा क्या, देखो ये बड़ी वस्तु है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस धनावेश से आकर्षित होंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे इसका मतलब ये होगा कि इस बॉडी पर इधर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऋणावेशित आ जाएगा यहाँ पे, और इस साइड में पॉजिटिव धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो कुल मिला के तो अभी भी ये बॉडी उदासीन है, क्योंकि नेगेटिव जितने नेगेटिव हैं उतने पॉजिटिव हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये तो आपको एक का काम तो हो गया, इसको तो कर दो साइड में, ठीक है। ये जो ऋणावेशित है इसको मैं अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग क्या होता है समझते हो आप? अर्थिंग मतलब जो नेगेटिव चार्ज आया है इधर, जो पॉजिटिव चार्ज आया है इधर, मैं क्या करूँगा, इसकी अर्थिंग। अर्थिंग मतलब धरती से कनेक्ट कर दूंगा इसको। तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। तो पूरा जब पूरा पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा तो आपके सामने कौन सा बचेगा, मात्र पॉजिटिव पॉजिटिव बचेगा ओनली। और फिर बाद में ये पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरी वस्तु पर फैल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक उदासीन वस्तु से और उसको हमने आवेशित कर दिया। समझ में आई बात? इस तरह हम ये कह सकते हैं ये जो विधि है ये है प्रेरण। इसमें ध्यान यही रखना है कि दो वस्तुओं को आपस में टच नहीं किया जाता, बस पास लाया जाता है। पास लाने से ही ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे और फिर बाद में उनकी अर्थिंग कर देंगे, उनकी, और फिर बाद में क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम पढ़ें, एक चीज़ आपको और बता दूँ, देखो कुछ वस्तुएं होती हैं, दो वस्तु के प्रकार, देखो चालक आपने पढ़े होंगे और कुछ चालक आपने पढ़े होंगे, तो उसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ मैं। देखो चालक वो होते हैं, वो वस्तुएं जिनमें आवेश का प्रवाह हो सके, आवेश का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, चालक। और जिनमें आवेश प्रवाहित नहीं हो सके, आवेश का प्रवाह नहीं, उनको क्या कहेंगे, कुचालक, ठीक है बच्चों। अब देखो चालक के थोड़े आपको
एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसका उदाहरण लूँ तो देखो, जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स क्या होते हैं, चालक होते हैं। जैसे कॉपर हो गया, आयरन, आयरन मतलब लोहा हो गया, ठीक है, सोडियम ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, ईटीसी। और एजी सबसे ज़्यादा चालक, सबसे अच्छा चालक कौन है? एजी, सिल्वर, चांदी, ये सबसे अच्छा चालक है ना। सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। और हम हमारे जो घरों में वायर्स वगैरह, तार वगैरह यूज़ करते हैं, किसके यूज़ करते हैं? कॉपर के यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ चालक के उदाहरण क्या लोगे? जो नॉन मेटल्स हैं, अधातु, सारे क्या हैं? कुछ अलग हैं। जैसे जैसे क्या लोगे? प्लास्टिक हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गई, जैसे ब्रोमीन वाटर हो गया, इस ईटीसी, ठीक है ना। रबड़ हो गया, इसके साथ थैली हो गई। ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? उदाहरण है। किसके हैं? कुचालक के उदाहरण हैं। ओके बच्चों, ये सब आपको समझ में आया? चलो, अब हम आवेश की बात कर रहे थे तो उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब बात आता है आवेश के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। तीन आवेशन की विधियाँ मैंने बताई आपको। तीन आवेशन की विधियाँ इस तरह से हैं। पहले घर्षण के द्वारा, जिसमें आपको रगड़ होती है, दोनों वस्तुएं आपस में टच करती हैं। दूसरा चालन के द्वारा, इसमें भी दोनों वस्तुएं आपस में टच करेंगे और टच करने के बाद में इस एक बॉडी का आवेश दूसरी बॉडी पे हस्तांतरित हो जाएगा। और जो तीसरी विधि थी वो थी प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हम टच नहीं करते, स्पर्श नहीं होता है ना, आपस में स्पर्श नहीं होता, दूर से ही आवेशित हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया चालक और कुचालक। तो आवेश का प्रवाह हो जाए वो तो चालक, और नहीं हो आवेश का प्रवाह वो कुचालक। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल्स, उदाहरण समझाए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, अच्छा या बुरा, जो भी आपको कोई डाउट है वो मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। 24 घंटे आपकी सेवा में अवेलेबल है। चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे आवेश की मात्रक के बारे में। आवेश का मात्रक क्या होता है? देखो बच्चों, आवेश जो है एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अभी अदिश राशि क्या होती है आपको पता है क्या? अदिश वो राशियां जिनके लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। अदिश, दिशा नहीं है यहाँ पे, अदिश राशि है। और इसकी अगर मैं बात करूँ मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है इसका मात्रक, कूलाम। और इसको सी से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं, कूलाम। अब कूलाम के नाम पे क्यों देते हैं? क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया था। उनके सम्मान के लिए हम कूलाम आवेश का मात्रक बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, तो आपने इस तरह, हम अगर आवेश देंगे तो किस तरह देंगे? 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, इस तरह से, ठीक है। जो छोटे आवेश होते हैं उनको हम देते हैं माइक्रो कूलाम, ठीक है। अब माइक्रो कूलाम क्या होता है? देखो, 1 माइक्रो कूलाम, ये क्या है? माइक्रो कूलाम है ना। माइक्रो कूलाम ये आपने देखा होगा, ये होता है माइक्रो कूलाम। क्या होता है ये? माइक्रो कूलाम, ठीक है। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। इस तरह आपने देखा होगा एक मिली कूलाम, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है मिली कूलाम, ठीक है। और इसका मान क्या होता है? 10⁻³ कूलाम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम आगे बात करेंगे आवेशों के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आनी भी चाहिए। अब देखो, आवेशों के बारे में हमने पढ़ तो लिया, अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो उनको क्या लिखते हैं? गुणधर्म,
गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, आवेशों की प्रॉपर्टीज मतलब आवेश किस किस या इनका बिहेवियर क्या होता है, नेचर क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है, इनके गुण क्या है, इनके लक्षण क्या है। तो पहला जो गुणधर्म होता है, पहला जो गुणधर्म है वो है योज्यता। आवेशों की योज्यता क्या है? आवेशों की योज्यता। अभी योज्यता क्या होती है देखो, इंग्लिश में कहते हैं एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी, ऐड करना। मतलब ऐड करना क्या होता है पता है सबको? जोड़ना। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि दो आवेशों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक वस्तु पर 2 कूलाम आवेश और दूसरी वस्तु पर 3 कूलाम आवेश और दोनों को पास पास ले आऊँ तो कुल आवेश कितना हो जाएगा बताओ? कुल आवेश हो जाएगा 5 कूलाम, ये कुल आवेश। ठीक है, मतलब आवेशों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, ये होती है एडिटिविटी, मतलब जोड़ना। तो आवेशों को, ये उनकी नेचर है, उनकी प्रॉपर्टी है, आवेशों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। ओके बच्चों, ये पहला प्रॉपर्टी होगी, पहला नेचर समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे, मैं पेज पलट देता हूँ। ठीक है, अब देखो, तो जो दूसरा गुणधर्म अब आपके सामने आ रहा है आवेशों के बारे में, वो है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता। ठीक है, अच्छा आपको उतारना भी है तो एक काम कीजिए, आप इस पेज को उतारिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, दूसरी गुणधर्म के बारे में। आवेशों का दूसरा गुणधर्म क्या है? तो आवेशों का दूसरा गुणधर्म वो है आवेश की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता। अभी निश्चरता क्या होती है देखो, आवेशों की निश्चरता से मतलब ये है कि आवेश, मान लो मैंने किसी वस्तु को 2 कूलाम आवेश दे दिया, अब अगर ये स्थिर हो या गतिमान हो, इसका आवेश बदलेगा नहीं, निश्चल रहेगा। निश्चल मतलब चेंज नहीं होगा। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास में 10 कूलाम आवेश है और आप बाइक पर जा रहे हो तो आपका आवेश कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवेशों की निश्चलता का मतलब यह है कि आवेश चाहे स्थिर अवस्था हो और चाहे गतिमान अवस्था हो, क्या रहता है? इक्वल रहता है, चलायमान या गतिमान। ठीक है बच्चों, इसका आवेश बराबर रहता है। ठीक है, तो ये थी आवेशों की निश्चलता। निश्चलता मतलब बदलता नहीं है, गतिमान या निश्चल मतलब होता है जो नियत रहे। आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, नियत रहता है, आवेश नियत रहता है। ठीक है, आवेश को क्यों लिख देता हूँ मैं। ओके फाइन। तीसरी जो गुणधर्म आपके सामने आ रहा है, तीसरा गुणधर्म है आवेशों का, आवेशों का संरक्षण। आवेश का
संरक्षण। आवेशों का संरक्षण ये है तीसरा प्रॉपर्टीज। ये कहता है कि बच्चों आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जा सकता है। इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश कैसे होते रहते हैं? संरक्षित रहते हैं। इन्हें सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। देखो बच्चों, मान लो मैंने उदाहरण दिया सोडियम, ये मेटल है, मैंने इलेक्ट्रॉन जोड़ा Na+। नहीं, सोडियम इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा नहीं, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। मेटल है ना, धातु है, धातु में इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कितना आवेश होता हो? यहाँ पे आवेश क्या है? 0 है, कोई आवेश नहीं है। अगर यहाँ के आवेश की बात करूँ तो देखो +1 प्लस पॉजिटिव और ये माइनस आपस में जुड़ गए, यहाँ भी आवेश क्या हुआ? 0 ही रहा। आगे बात समझे? इसका मतलब ये हुआ कि आवेशों का आवेश संरक्षित रहते हैं, है ना। जो आवेश आगे ओनली ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ओके बच्चों, अब हम चौथी प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चौथी प्रॉपर्टी के लिए मैं पेज पलटूंगा, उसके पहले आप कुछ उतारना है तो उतार सकते हो। देखो बच्चों, समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। नहीं समझ में आए तो आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जो चौथा और इम्पोर्टेंट गुणधर्म है वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है बच्चों। आवेश का अब देखो क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटीकरण क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। तो देखो हमारा वस्तु, हमारी बॉडी है, तो हमारा शरीर, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हमारे शरीर के क्वांटम की बात करूं तो वो कोशिका होगी, सबसे छोटी इकाई। अगर मैं कोई भी वस्तु ले लेता हूं तो किसी भी वस्तु की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, ठीक है। उससे आप नीचे नहीं जा सकते, परमाणु को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश की सबसे छोटी इकाई जो होती है, आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो होती है आवेश की, वो क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से कम आवेश आपके पास में आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। इसको अलग से तोड़ा नहीं जा सकता। और देखो ये कितना छोटा है, आपको ये बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आपको समझ में आ रहा है? 10⁻⁻19 कितनी छोटी है? तो सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से कम आवेश हम नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि आवेश का जो क्वांटम है, क्वांटम क्या होता है? क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, ठीक है बच्चों।
तो आवेश का क्वांटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, ओके। और इसी नेचर को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में जितने भी आवेश हैं, सारे सारे आवेश ई के गुणज के रूप में होते हैं। ठीक है, जितने भी आवेश हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? ई के गुणज के रूप में होते हैं। और इसी गुणधर्म को हम क्वांटीकरण कहते हैं कि सबसे छोटी कई क्वांटम क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी आवेश मिलेंगे आपको संसार में, उसको वो सब के सब ई के गुणज के रूप में होंगे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है क्यू, जितने भी आवेश हैं सब के सब क्या है? गुणज है, मतलब एन ई है। किसके गुणज हैं? ई के गुणज है। समझ में आ रहा है? एन क्या है? गुणज है। किसके गुणज है? इलेक्ट्रॉन के गुणज है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान के परीक्षा में लगभग 14 से और 16 नंबर के अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल्स आते हैं। और वो सब किससे जनरेट होते हैं? इन फार्मूला से बनते हैं। इसलिए फार्मूला फिजिक्स के अंदर तो इम्पॉर्टेंट है, और उनका यूज़ करना, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। देखो, उदाहरण करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, मतलब हमें ये निकालना है कि एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, या एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, इनका हल लिखते हैं। ठीक है, देखो कुल आवेश कितना बताओ? एक कूलम। आपको निकालना क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या है? इसका मतलब एन निकालना। एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में है। सूत्र लगाओ, क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है। क्यू का मान रखो, एक कूलम बराबर एन तो निकालना है, इंटू ई। ई का मान क्या होता है बताओ? 1.6। ये रहा ई का मान, 10⁻19। इतना समझ में आ रहा है? तो एन का मान कैसे निकालें बताओ? इसको नीचे ले आएंगे इधर। तो देखो एन की मान हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19। अभी इसको आप हल करना जानते हैं। 10⁻19 ऊपर आएगी, प्लस में बनेगी, तो ये हो जाएगा सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻19/1.6। ठीक है बच्चों, तो इसका मान आएगा कुछ 6.2 × 10⁻18 इतना। इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप समझ सकते हो, ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा न्यूमेरिकल था, तो आप उतार लीजिए। कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल और उसका हल करना, उसको कैसे यूज़ करना है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए आप। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं छोटा सा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा। देखो ये वस्तु ए है, और ये वस्तु बी है। अगर मैंने 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, हस्तांतरित किए, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मैंने कितना आवेश
ए से बी को हस्तांतरित किया, आवेश के मान बताओ। मतलब ये बताना है 20 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो हल है कैसे करेंगे बताओ बच्चों। हमारा सूत्र तो एक ही है, यहाँ क्यू निकालना है हमको, क्यू बराबर एन ई। करो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं 20। ई का मान क्या होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 32 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब 32 गुणा 10⁻⁻19 इतना आवेश हमने ए से बी को हस्तांतरित किया है। तो बच्चों आज के लेक्चर में, ये हमारा पहला लेक्चर था, इसलिए आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाएंगे। अब इनकी डेरिवेशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, सो बाय बाय, टाटा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। आपको मेरा नंबर मैं फिर लिख देता हूँ, मेरा नंबर है 9610587558, नाम है ललित। ठीक है बच्चों, ओके बाय, धन्यवाद।